नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आखिरकार योगी ने उस तरफ ध्यान दे ही दिया जिस पर लगातार उन पर हमले हो रहे थे। उनकी पार्टी उस तरफ से सजग नहीं दिख रही थी और नैरेटिव बनता जा रहा था, यानी जातीय जो तनाव है उसको किस तरह विपक्ष अपने हथियार में बदल रहा था। ये बात हम लोगों ने भी अपने पिछले वीडियो में बताई थी कि किस तरह से कथावाचकों के नाम के सहारे एक पूरा नैरेटिव उत्तर प्रदेश में गढ़ा जा रहा था। इससे पहले बारातों पर हमले और तमाम चीज़ें, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं था। पार्टी की तरफ से कोई बहुत हल्का फुल्का जवाब दिया जा रहा था, लेकिन योगी जी ने अब इसको साफ किया है कि कोई भी ऐसा तनाव उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। और उन्होंने कहा कि प्रदेश में जातीय संघर्ष फैलाने का षड्यंत्र हो रहा है, सख्ती से निपटे पुलिस। यानी उस चीज का एहसास हुआ है कि ये जो घटनाएं आ रही हैं, क्या ये घटनाएं किसी खास मकसद से की जा रही हैं? क्या ये अचानक जो सदियों से चलता हुआ तनाव है गांव में अलग अलग जातियों में वो मुखरित हो रहा है, या फिर इसको बनाया जा रहा है? चूंकि जांच करने के लिए जिस तरह उन कथावाचकों के साथ शुरू हुआ, फिर उनको यादव जिस तरह से राजनीति का उनको एक चेहरा बनाने की कोशिश अखिलेश कर रहे हैं, उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियां भी अपने 24 के प्रदर्शन को दोहराने के लिए इसी को हथियार बना रही हैं। तो उस पर अब योगी आदित्यनाथ खुद ही मैदान में उतरे हैं। कौशाम्बी, इटावा, औरैया इनकी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि प्रदेश में जातीय संघर्ष फैलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने पुलिस को सीधे तौर पर निर्देश दिया है कि दोषियों को बेनकाब कर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए शासन के निर्देश का इंतजार न किया जाए। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जातीय संघर्ष की कोशिशें प्रदेश के हित के खिलाफ है और किसी भी स्थिति में इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो अभी इटावा में कथावाचक के साथ मारपीट, चोटी काटने की घटना को लेकर जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एएसपी जो एसएसपी थे वहां ब्रजेश श्रीवास्तव, औरैया, कौशाम्बी में ऐसी घटनाओं को के लेकर वहां के एसपी को जमकर फटकार लगाई। और साथ ही साथ जो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बताया कि कथावाचक मुकुटमणि यादव के पास 2 आधार कार्ड मिले थे, जिनमें से एक आधार कार्ड पर मुकुटमणि है यादव, दूसरे पर मुकुटमणि अग्निहोत्री, यानी ब्राह्मण और यादव दोनों के आधार कार्ड मिले थे। और उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों आधार कार्डों का नंबर 1 बताया जा रहा था। तो जो जांच की दिशा है अब उस तरफ जोड़ी जा रही है कि आखिर यह आधार कार्ड बने कैसे थे और फिर इनका इस्तेमाल इस तरह कैसे हुआ कि उस गांव में जहां अब काउंटर एफआईआर भी हो रही है, उन्होंने शिकायत दी है कि किस तरह से कथावाचकों ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की थी और वो लगातार अपने आप को जब उनसे पूछा गया था तो ब्राह्मण बता रहे थे। दरअसल सवाल ये नहीं कि कौन कथा कह सकता है कौन नहीं, सवाल ये है कि क्या इसका राजनीतिक इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। क्या वाकई वो विद्वेष जातीय विद्वेष था जिसके चलते 2 कथावाचकों के बाल काटे गए और फिर उनके साथ बदतमीजी की गई? इस पर हमने देखा कि किस तरह से शंकराचार्य एक बयान भी जारी कर चुके हैं कि भाई ये सुनाने का अधिकार ब्राह्मणों को है, ये तमाम चीजें। लेकिन ये एक जातीय नैरेटिव को गढ़ने का प्रयास है। अभी मुक्तेश्वरानंद या इस तरह के जो शंकराचार्य हैं वो लगातार इस विपक्ष के हथियार बनने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, तो उसी तरफ इस बयान को देखा जाता है। लेकिन ये बात जरूर है कि अचानक इस तरह की घटनाएं बहुत दिखाई देने लगी और खासतौर से उन घटनाओं में जिनमें ओबीसी वर्सेस दलित का कोई मसला हुआ तो वो फिर जिस तेजी से आई उसी तेजी से गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसमें अपर कास्ट का कोई भी हिस्सा शामिल होता है तो वो घटना कई दिन तक न केवल सुर्खियों में बनाई जाती है बल्कि उस पर नैरेटिव गढ़ा जाता है, जो ये इस तरफ इशारा करता है कि सब कुछ ये सहज तौर पर उस तरह नहीं घटित हो रहा है जैसे कि अगर कोई जातीय विद्वेष या जातीय तनाव वहां मौजूद हो। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, मुझे लगता है कि एक सही से दिशा निर्देश देने की कोशिश की है उन एसएससी को जो इंतजार करते हैं कि इस तरह की घटना में आखिर पार्टी का रुख क्या रहता है या सरकार का क्या रुख रहता है, उस पर देर हो जाती है। और कार्रवाई में देरी का मतलब ये है कि आप विपक्ष को ये
ताकत दे रहे हैं कि वो इस तरह की चीज़ों को उठाए और उनको राजनीतिक हथियार बनाए, क्योंकि विपक्ष का काम ही ये है, वो इस तरह के मुद्दे ढूंढेगा ही ढूंढेगा। ये जिम्मेदारी तो सरकार की होती है या पार्टी की होती है कि वो इस तरह के, पहली तो बात है इस तरह की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि जातीय, अगर आज भी जातीय तनाव गांव में होता है तो मुझे लगता है कि ये सनातन की उस भावना का अपमान करता है जो लगातार इतने सालों से गुलामी के दुष्चक्र में फंसने के बाद आज़ाद होती है तो एक नई उम्मीद और एक नई सुबह की बात करती है। तो वो अगर जातीय आप भी आज भी गाँव में देख रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है, इसको कोई भी माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके सहारे राजनीति की जा रही हो तो वो भी गौर करने लायक बात है। और 2024 का पूरा चुनाव तो आपको मालूम है कि इसी के इर्द गिर्द घूमता रहा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इसकी बड़ी जो है क्षति उठानी पड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जिस तरह से वो 63 से 33 तक पहुंचे, वो एक उसने पूरे गठबंधन की राह दिल्ली की गद्दी पर रोक दी। यानी सीधे तौर पर अगर बीजेपी बहुमत से आती तो उसको सिर्फ 32 सीटों की ज़रूरत थी और आप उनको उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं कि कहाँ कमी पड़ी। तो ये एक इस पर मुझे लग रहा था कि शायद पार्टी से बयान आए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने खुद इतना बड़ा बयान देकर ये इशारा किया है कि अब इस तरह की राजनीति का जवाब दिया जा सकता है। इसके अलावा चूंकि कानून व्यवस्था की बात हो रही थी तो आप देख रहे हैं कि कांवड़ियों का सीजन शुरू होने वाला है और कांवड़ियों को लेकर बहुत लगातार बातें होती हैं कि आखिर उनकी जो वो सड़कों पर जिस तरह से उनकी डीजे की आवाज़ कितनी होती है, उनके भजनों की जो भजन होते हैं वो फिल्मी गानों के आधार पर होते हैं, और फिर उसके बाद उनकी जो कावड़ है वो कितनी कितनी 2-2 मंजिल ऊंचाई तक पहुंचती है। उन सब को लेकर भी क्लैरिटी के साथ योगी आदित्यनाथ ने साफ किया। क्योंकि अब देखिए कांवड़ का सीजन शुरू है, दिल्ली, हरियाणा या ये जो उत्तर भारत है इसमें पूरे में सब जगह होता है, लेकिन हरिद्वार जो मेन वो है जहाँ से कांवड़ लेकर लोग चलते हैं, करोड़ों की तादाद ये होने लगी है। ये वहाँ से उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद आप ये उत्तर प्रदेश में घुसने के बाद 2-3 हिस्सों में बढ़े जाते हैं। एक उधर की तरफ बरेली की तरफ चला जाता है, बिजनौर से होता हुआ मुरादाबाद, रामपुर उस तरफ से। दूसरा रास्ता जो मेन रास्ता जो कहा जाता है वो जीटी रोड पर पहले दिल्ली पहुँचता है, दिल्ली से फिर माफ़ कीजिएगा पहले यूपी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होता हुआ दिल्ली और हरियाणा तक पहुंचते हैं। उसमें बड़ी भारी जो संख्या होती है वो डाक कावड़ की होती है। जो डाक कावड़ होती है जो तेजी के साथ दौड़ते हुए आपने देखा होगा जाती हैं, वो रुकती नहीं है और उन्हीं को लेकर ये तमाम कानून व्यवस्था की बात होती है। उस पर उन्होंने साफ कहा कि ये कोई भी जो सावधानी है वो ज़्यादा बरती जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, अयोध्या, प्रयागराज, काशी, बाराबंकी में विशेष सतर्कता बरती जाए और साफ निर्देश दिया कि म्यूजिक सिस्टम, ढोल, ताशा, संगीत की जो ध्वनि हो वो निर्धारित मानकों के हिसाब से होनी चाहिए। तेज आवाज़, भड़काऊ नारे और परंपरा से हटकर रूट परिवर्तन ना किया जाए। ये जो नियत की गई है उससे ज़्यादा नहीं हो रही है। शोभा यात्रा के लिए पेड़ ना काटा जाए, झुग्गियों को उजाड़ा ना जाए। और एक बड़ी बात जिसकी तरफ इशारा किया है, ये पिछले कुछ समय से लगातार हो रहा है कि जांच एजेंसी भी इस पर सवाल खड़े कर रही है कि क्या बाहर से इस वक्त किसी बड़ी गड़बड़ी का अंदेशा है। और ख़ास तौर से जैसे ही कांवड़ शुरू होती है तो इस तरह के अलर्ट आते हैं और बाकायदा जांच एजेंसियां जानती हैं कि आतंकी संगठन इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि करोड़ों की भीड़ है, उसमें कुछ लोग अगर वेश बदल के घुस जाते हैं और अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो आप ये सोच के देखिए कि वो कितनी बड़ा त्रासदी का प्रतीक हो सकता है, त्रासदी बन सकती है। अगर मुख्यमंत्री का कहना ये है कि अगर वेश बदलकर अराजक तत्वों के शामिल होने की आशंका बनी रहती है, इसीलिए सभी जो स्थानीय प्रशासन है कावड़ संघों के साथ संवाद बनाएगा और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए शरारती तत्वों को किसी भी तरह की छूट नहीं देगा। यहाँ तक कि अभी आपने देखा होगा अलग अलग इस बार पिछले कुछ समय से ये तो देखना होगा कि जिस तरह से पहले कांवड़िए कोई भी किसी तरह की आप सुविधा को नहीं देखते थे, वो पूरी तरह से सिर्फ जनता के पैसे से और जनता के ही सहयोग से चलती थी। अब पिछले कुछ सालों से कम उत्तर प्रदेश, दिल्ली में अभी और उत्तराखंड में एक बदलाव आपको दिखा होगा कि अब कांवड़ियों को लेकर और उस दौरान उनकी भावनाओं को लेकर काफ़ी माहौल जो है संवेदनशील दिखाई देता है और वो उनकी आवाज़ को सुनते हुए भी दिखता है। अब दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री
मंत्री आई हैं रेखा गुप्ता, उन्होंने बिल्कुल एकदम बदलाव ही कर दिया। उन्होंने अब जो पैसे संघों को दिए जाते थे वो 10 लाख तक पैसा किया, जो कांवड़ संघ जो आयोजित करते हैं शिविर, और उसको डीबीटी के साथ यानी डायरेक्ट उनके खातों में भेजा जाएगा, बीच में कोई भी नहीं है। इसके बाद अगर आप उत्तराखंड में देखते हैं तो डीजीपी साफ तौर पर कह चुके कि इस दौरान जो भी कांवड़ यात्रा मार्ग होगा उसमें ओपनली कोई मांस की बिक्री नहीं होगी, क्योंकि उसको लेकर भी हर कांवड़ में बहुत हल्ला होता है। अगर इसी तरह यूपी में देखें तो योगी आदित्यनाथ हमेशा कांवड़ के मसले पर बहुत गौर रखते हैं। आपने देखा होगा पहली बार जब कांवड़ यात्रियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात की गई थी, बारिश की गई थी, और आपने देखा होगा कि ये जो है, जो इस समय इससे पहले डीजीपी थे, वो उस समय उन्होंने कमिश्नर के तौर पर इसकी शुरुआत भी की थी। अलग अलग जगह पर वो दिखाई दिया तो बहुत सारा विरोध भी हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने रास्ते में विरोध को फिर सुनते नहीं हैं, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो वीडियो अभी परसों बनाया था, हालांकि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो थोड़ा कम हो रहे हैं, वीडियो को कम देखा जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं वो मुझे नहीं मालूम। मैं कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा कंटेंट दिया जा सके जिसमें रेफरेंस हो, जो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के आसपास ना खड़ा हुआ हो। तो उसमें हम लोगों ने ये कहा था कि इसको देखने की ज़रूरत है, और क्या योगी आदित्यनाथ अकेले ही जवाब देंगे, क्योंकि ये नैरेटिव 27 के लिए भी तैयार हो रहा है, और ये नैरेटिव बाकी राज्यों में जो चुनाव है, खासतौर से बिहार जो जातीय आधार पर सबसे ज़्यादा संवेदनशील राज्य है, जहां आज भी सिर्फ फैक्टर जाति ही रहती है, जातियों का समीकरण ही रहता है, वहाँ विकास के मुद्दे, राष्ट्रवाद के मुद्दे पटना से आगे बढ़ते ही धाराशायी होते हुए दिखते हैं। कम से कम चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो तो यही बताते हैं, हर आदमी अपने हिसाब से देख सकता है। एक आध बात, दूसरी जो खबर पर हम लोग बात कर रहे थे, ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक अदालत ने कहा महाराष्ट्र चुनाव नतीजों में गड़बड़ी का दावा हास्यास्पद है, हताशा में किया गया है। ये हाईकोर्ट ने कहा है। शाम 6 बजे मतदान खत्म होने के बाद पड़े वोटों की वैधता को चुनौती दी थी और याचिका खारिज कर दी। याचिका जो खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने बहुत सारी बातें की, उन पर भी बात करूंगा, लेकिन ये जुड़ता है कि कांग्रेस की ये रणनीति क्या है। उसकी रणनीति हर जगह हारती हुई दिखती है। ये अदालत का फैसला आया। इससे पहले आपने देखा चुनाव आयोग, हम लोगों ने विस्तार के साथ बताया था कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को 12 जून को एक मेल भेजा, एक खत भेजा, और उनसे कहा कि वो आकर महाराष्ट्र के चुनाव पर आकर जो उनकी आपत्तियां उनको बताए। हालांकि वो 24 दिसंबर को एक विस्तृत जवाब राहुल गांधी का और उनके पार्टी के नेताओं का जो संदेह था उसको दूर करने के लिए दे चुके हैं, और वो साइट पर पड़ा है। लेकिन राहुल गांधी इस तैयारी में है, मुझे लगता है उनके जो सलाहकार हैं वो उनको इस तैयारी में रखते हैं कि वो जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल भले ही इस समय सारी संस्थाएं जो है घुटनों के बल टिक चुकी हों, लेकिन राहुल गांधी अपने आप को एक ऐसे योद्धा के तौर पर दिखाने में लगे हुए हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंक के सामने झुक नहीं रहा है। और लिहाजा वो कह रहे हैं हम सड़क से लड़ रहे हैं, हम फिर मीडिया में लड़ रहे हैं, हम फिर अदालतों में लड़ रहे हैं, हम कोर्टों में लड़ रहे हैं, हर तरफ वो लड़ रहे हैं। और उनको हर तरफ अगर आप गौर करते हैं तो हर तरफ मुंह की खानी पड़ रही है। ये तो सिर्फ एक खबर है जिसमें हम लोग पहले यहीं से शुरू करते हैं, और आज हम लोग ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी ने जब से 2014 से ये सरकार बनी है तब से एक आरोपों का लगातार लंबा सिलसिला है, लेकिन उनमें से शायद ही कोई आरोप को वो अपने प्रमाणित कर पाए हों या उसको सही से जनता के सामने ला पाए हों, क्योंकि हर बार उनके उसमें या तो कोई फैक्चुअल मिस्टेक होती है या उसको रखा ही नहीं जाता या फिर वो कहानी गढ़ी जाती है। वो हम लोग लगातार देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि अभी राहुल गांधी ने फिर से कह दिया कि पहले सीसीटीवी फुटेज दे, यानी उन्होंने शर्त रख दी चुनाव आयोग से बात करने के लिए भी, जो उनसे बात करना चाहता है, उनके आरोप पर बात करना चाहता है, लेकिन उन्होंने उसी चुनाव आयोग को कह दिया कि पहले वो हमको सीसीटीवी फुटेज दें उस समय का और पूरी मतदाता सूची का ओपन करें, तभी मैं बात करने के लिए जाऊंगा। यानी ना तो कांग्रेस पार्टी ने वहां उनकी किसी मीटिंग में हिस्सा लिया चुनाव आयोग की अभी, और ना ही वहां उनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो किसी भी तरह बातचीत के आमंत्रण को भी स्वीकार नहीं करना चाहते। ये बताता है कि लगातार वो सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के आरोप लगाना चाहते हैं जिनका
कोई आधार नहीं होता, बस एक शक और संशय उमड़ जाए जिससे उनकी वोटों की खेती बन सके या फसल तैयार हो। अब जो ये जो चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई है, चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई थी कि एक मतदाता मांग कर रहा सभी 288 सीटों का चुनाव रद्द कर दो, ये कैसे संभव है, जबकि याचिका में कोई विजयी जो उम्मीदवार था वो पक्षकार नहीं है। आखिर ये चुनाव में मुद्दा क्यों उठा, जबकि हर चुनाव में 6 बजे के बाद मतदान होता है। तो इसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने, जो वंचित बहुजन विकास अघाड़ी का एक नेता था, उसकी ये याचिका खारिज की। अदालत ने कहा यह हताशा में किया गया हास्यास्पद दावा है, इससे ज़्यादा इसको कुछ भी नहीं कह सकते। जस्टिस GS कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की पीठ ने बल्कि सवाल उठाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव सहित पिछले आम चुनाव में समान मतदान पैटर्न को कभी चुनौती क्यों नहीं दी गई, जब तक साक्ष्य ये नहीं दिखाते कि किसी शाम 6 बजे के बाद के परिणाम से किसी भी उम्मीदवार की जीत में मदद हुई है, तब तक याचिका पूर्ण नहीं है। पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस सुनवाई पर पूरा दिन बर्बाद हो गया, याचियों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि याचिका कह रही थी कि जो शाम 6 बजे के मतदान के बाद 76 लाख वोट पड़े, उनकी वैधता को उसने चुनौती दी थी। कहा था कि शाम में 6 बजे के बाद इतनी बड़ी संख्या में वोट पड़े हैं जो गड़बड़ी का संकेत है, और ये तमाम चीज़ें वो हैं जिनके आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे, और इन्हीं आरोपों का जवाब साफ तौर पर चुनाव आयोग ने दिया था। अब हम राहुल गांधी के अगर पिछले 11 साल के आरोप को देखें तो 2019 में उन्होंने शुरुआत की थी कि जो 2023 में उन्होंने कि सारे मोदी सरनाम वाले चोर हैं, वो जो हैं वो चोरी के उसमें जो चोरी का आपको समझ रहा होगा, जब उस समय नीरव मोदी का वो चल रहा था, उस समय उन्होंने ये कहा था, और इस पर उनके ऊपर केस दर्ज हुए, एक में उनको बाकायदा सजा भी हुई। तो मुझे लगता है कि उनके पास ये आरोप इतना बड़ा था, उसको खारिज कर दिया अदालत ने कि ये, और इस तरह का आरोप लगाते वक्त आपको सोचना होता है। EVM का तो हम लोग शुरुआत कर ही चुके हैं, ये महाराष्ट्र चुनाव में उन्होंने लगाया था, इसके बाद उससे पहले ये डाटा तो पहले भी हो चुका, उसके बाद जो 2019 में मैं कह रहा था सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, ये थी टिप्पणी। उसके बाद उन पर मानहानि का मुकदमा दायर हुआ, सूरत की कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया, 2 साल की सजा भी दी, जिससे उन्हें लोकसभा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया, लेकिन उस पर बाद में अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाती थी। उसके बाद आपने देखा होगा 2019 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने के लिए राहुल गांधी राफेल डील में भ्रष्टाचार के आरोपों पर तमाम जगह, उस समय के चुनाव का अगर आपको गौर होगा तो आपने देखा होगा 18-19 में राफेल लड़ाकू विमान के सौदों पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का आरोप लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है। ये नारा उसी वक्त उन्होंने सृजित किया था, लेकिन आपको मालूम है कि उस वक्त बीजेपी को 303 सीटें आई थी। उस सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर आया था, इन आरोपों पर, कि इस मामले में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हुई और सौदे को क्लीन चिट दे दी थी। ये भी याचिका गिर गई थी मैदान में, और उसके बाद CAG रिपोर्ट आई थी कि कोई सौदे में कोई भी अनियमितता नहीं थी। हालांकि कांग्रेस ने फिर कहा कि ये रिपोर्ट गलत है। बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था से जुड़े जो आरोप हैं, अक्सर वो जिन डाटा के साथ देते हैं, वो डाटा हमेशा कहीं ना कहीं कोई स्पेसिफिक लाइन के साथ उठाए जाते हैं और कंप्लीट नहीं होते, कई बार वो फैक्चुअली करेक्ट होते हैं। और रोजगार सृजन के में विफलता, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की धीमी गति और नोटबंदी जैसे फैसलों पर नकारात्मक हुआ। इन पर सरकार ने हमेशा आर्थिक आंकड़े दिए, योजनाओं का हवाला देकर जवाब दिया, और जो इनके आरोपों को खारिज करते रहे। चूंकि ये सब आरोप आखिर लगाए किस लिए जाते हैं, बेसिकली इन सब आरोपों का मतलब होता है कि आम जनता को ये बताया जा सके कि उसके साथ जो उसने ये सरकार चुनी है, ये कोई बहुत बेहतर सरकार नहीं है। और ये फैसला चूंकि आम आदमी को करना होता है, उन वोटों के सहारे आम आदमी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करता है, जो किसी भी पार्टी को देता है। तो ये पार्टी तो लगातार सत्ता में है, तीसरी बार ये जीत के आई है। इस पर जो है फिर इसका एक उन्होंने आरक्षण का आरोप लगाया था कि भाई कांग्रेस ने जो आरोप लगा, कांग्रेस ने कि ये सरकार SC/ST की रिजर्वेशन में खामी कर रही है, उनको सही से नहीं दे रही है। तो आपको मालूम होगा कि इस पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने राहुल गांधी पे उनकी आरक्षण नीतियों के बारे में भ्रामक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने केंद्र में अपने 10 साल के शासन के दौरान SC/ST आरक्षण पदोन्नति बिल पारित नहीं देने दिया।
और सत्ता न रहने पर वो इन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं। तो ये एक दो मुद्दा नहीं है, सेना के अपमान का मामला है जो अभी तक विचाराधीन है, उस पर चल रहा है। मैच फिक्सिंग, वो जो चुनाव के उसको लेकर कहते हैं, अडानी अंबानी को लेकर वो बहुत कह चुके हैं, यहाँ तक कि पुलवामा के मसले को वो जोड़ते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह का उनका ये रुख रहता है पुलवामा के मसले पर, जिस तरह उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की थी, वो भी बहुत ही मुझे लगता है कि बाद में कहीं टिक नहीं पाया था। उस नारे को भी हमने देखा कि वो कहीं टिका नहीं। तो ये जो कांग्रेस की रणनीति है, अभी हम लोग हाल फिलहाल की बात करें तो कांग्रेस ने इसको अलग अलग तरीके से दिया, उस पर चुनाव आयोग बुला रहा है जिसमें नहीं जा रहे। एक दूसरा आरोप 21 जून को पूर्व जो सोनिया गांधी है उन्होंने लगाया, उन्होंने उसमें लेटर में लिखा, उसमें जो एक हिंदू में लेख लिखा, उसमें उन्होंने साफ कहा कि किस तरह से भारत जो है इजराइल के ईरान पर हमले पर चुप है, गाजा पर उसकी चुप्पी है और ये एक विचलन है। मैं उनको आपको बता चुका अपने वीडियो में साफ तौर पर कि कैसे वो उसमें सही नहीं ठहरती हैं। लेकिन जो मीडिया में जिस तरह का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की, उसी मीडिया में आज बड़े जोरों शोरों के साथ ये खबरें छपी कि ईरान ने भारत को अपने सहयोग के लिए, मतलब जो उसको ईरान को सहयोग भारत ने दिया है उसके लिए उसने बड़ी जोरों शोरों से धन्यवाद दिया है। ये पहला मौका होगा जब दुनिया के किसी देश ने किसी युद्ध के बाद भारत सरकार को इस तरह से अपने जो सहयोग है उसके लिए धन्यवाद दिया हो। तो ये जो कोशिश कर रही थी श्रीमती सोनिया गांधी, जिस तरह का वो लोगों के अंदर अविश्वास पैदा करना चाह रही थी, और चूंकि मैंने आपको बताया कि लोग रेफरेंस से बहुत उनको दिक्कत होती है और लोग क्या करते हैं, लोग एआई पर जाते हैं, ग्रोक पर चले जाते हैं, वो इस तरह के नेटवर्क से जब चीज़ें देखते हैं तो वो सच के करीब तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ये सब जो बनाए गए हैं, ये मैं आपको बार बार बता चुका कि ये तमाम चीज़ें जो हैं एक बैलेंसिंग के एक्ट के लिए तैयार की गई हैं। ईरानी दूतावास ने भारत की जनता, राजनीतिक दलों और मीडिया आदि को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, दूतावास ने भारत कहा कि ये पहला भी मौका है कि जब इस तरह से किसी ने तनाव खत्म होने जाने पर खुल के धन्यवाद दिया हो। तो ये बताता है बयान जारी जो किया गया था, यहूदी सत्ता और अमेरिका पर विजय के अवसर पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का दूतावास भारत के सभी महान वह आज़ादी समर्थक जनता के साथ प्रबुद्ध नागरिकों, राजनीतिक दलों, सांसदों, विश्वविद्यालयों के अध्यापकों, गैर सरकारी संगठनों, धार्मिक आध्यात्मिक नेताओं, मीडिया, सामाजिक कार्यों को तहे दिल से धन्यवाद देता है। ये लोग महान देश ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे। तो ये आप सोचिए कि वो भी धन्यवाद दे रहा है जिसके लिए लिखा जा रहा है। इजराइल पहले से ही भारत के सहयोग को अतुल्य मानता है। अब ऐसे में वो जो उनकी शुरू होनी थी जिस तरह की रणनीति, वो भी मुझे लगता है कि पिट गई है। वो बार बार अपनी रणनीति को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार वो मुझे लगता है कि अपने ही चीज़ों को सही से उठा नहीं पा रहे हैं या गलत तरीके के साथ। एक चूँकि मुझे लगता है कि हम लोग दो ही खबरों के इर्द गिर्द रहने की कोशिश करें पिछले कुछ समय से, जिस तरह से जो चेंज आ रहा है, जिस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं डाटा के बावजूद, लेकिन वीडियो को उस तरह से रीच या नहीं मिल पा रही है, उसमें मैं कई सारी खबरें नहीं देना चाहता, उसको छोटे वीडियो के तौर पर हम लोग बना रहे हैं। ये देख रहे हैं कि ये ट्रेंड क्यों आ रहा है, इस पर देखेंगे। एक और बड़ी मदरसे जहां भी खुले हैं, मदरसों को लेकर, सारे मदरसों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारे मदरसों की बात कर रहा हूं। 20 मदरसों में मिड डे मील के नाम पर संविदा कर्मी की पत्नी, भाई, दादा और भाई की पत्नी के खातों में 3 करोड़ 19 लाख रुपए का घपला। ये आप सोच रहे होंगे कि मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, नहीं, ये डीग जिले के पहाड़ी में 2 साल से गड़बड़ झाला चल रहा है। और जब मामला खुल गया तो डीई ऑफिस से फाइल ही चोरी हो गई। यानी आधे मदरसे तो ये उसमें ही नहीं थे, अस्तित्व में ही नहीं थे, और आधों में मिड डे मील योजना भी नहीं थी, फिर भी ये लागू कर दिया गया। ये 3 करोड़ 19 लाख रुपए का भुगतान हुआ जो मौके पर है ही नहीं, या फर्जी नामांकन है, बच्चे है ही नहीं। इस पूरी जो इसका जब खुलासा हुआ भरतपुर स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालय से, तो वो फाइल ही चोरी हो गई। अब जो ऑफिस में कार्यरत थे, क्रांतिकारी शर्मा, नाम बहुत शानदार है, क्रांतिकारी शर्मा है, और विशाल पाठक के परिजन मित्रों के 22 खाते हैं जिनमें 2 साल तक लगातार मिड डे मील का
पैसा जाता रहा, जिनका मदरसों से कोई लेना देना नहीं। इन 3 करोड़ 19 लाख रुपए में जो है तमाम सप्लाई का है, अलग अलग कितने पैसे हैं, और हेल्पर को पेमेंट करने के लिए 2 करोड़ रुपए का गमन हुआ। हालांकि ये घोटाला 2023-24 और 24-25 का ही है, इससे पहले का तो डेटा उपलब्ध हुआ ही नहीं है। तो ये घोटाला सिर्फ एक जगह का है, इसमें आप कहां तक ले जा सकते हैं। जब इनको रिपोर्टर्स ने जाके वेरीफाई करने की कोशिश की तो 5 मदरसे तो मिले ही नहीं। जो खेड़ली, अलुमुद्दीन, भोरी, कढोल, थालचाना, संगम, खरवड़, मुंगसा गांव में मदरसे थे ही नहीं, और किसी भी विभाग में इस नाम से रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। मदरसा है जिन गांवों में, लेकिन स्वीकृति नहीं। उनमें बनबाड़ी, राशिदुल कुरान, गोपालगढ़, शिफा एजुकेशन पहाड़ी, मदरसा घिसेड़ा, मेवात मॉडर्न केतरा, ये मदरसे हैं, लेकिन उनके पास MDM योजना में संचालन के लिए कोई स्वीकृति नहीं, यानी उनको मिड डे मील का कोई भी पैसा पेमेंट किया ही नहीं जा सकता। रिकॉर्ड में उनको हर बार मिल रहा है, स्वीकृति है, लेकिन फर्जी खाते में भुगतान हुआ। ऐसे कई सारे हैं जिनमें सभी दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन इनका जो है पैसा इनको नहीं दिया गया, वो फर्जी हो गया। और जो मदरसा संचालक पैसे मांगते रहे तो उनको मिला नहीं, बजट नहीं आया, और फिर भी इनके गाते। और कुछ ऐसे हैं जिनका कोई स्वीकृति नहीं आई, फिर भी मदरसों की व्यवस्था को लेकर लगातार तब तरफ इस तरह की आवाज़ें उठती हैं कि उन पर एक बड़ी जांच होनी चाहिए। तो ये तो एक और घटना थी। मुझे लगता है कि हम लोग इस वीडियो को अब यहीं करते हैं। इसके बाद आपसे अनुरोध है कि रीच बढ़ाने में आपको सहयोग देना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह से चल रहे थे उसमें भी थोड़ा नीचे की तरफ जो ट्रेंड दिखाई दिया है उसको लेकर एक चिंता ज़रूर होती है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जिन लोगों के साथ हमारी बातचीत हो ये निरंतर बनी रहे। अगर किसी कंटेंट में कोई कमी किसी को दिखाई देती है तो वो अपना सहयोग दे सकता है। मैं मेल एड्रेस आपको दे चुका हूं, और मैं हर एक आपके सवाल का जवाब भी देता हूं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।